बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम को काली आंधी कहा जाता था। अपने कप्तान क्लाइव लाइट की कप्तानी, सर वेवन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रेनिज, डेसमंड हेन्स, काली चरण और लैरी काउंट जैसे बल्लेबाजों, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्राफ्ट, मैल्कम मार्शल और माइकल होल्डिंग जैसे गेंदबाजों की सीसा प्लाई दीवार के साथ जब ये काली आंधी 1975 में पहला वर्ल्ड क्रिकेट कप ले उड़ी तो क्रिकेट की गोराशाही सत्ते में आ गई। फिर दूसरे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी तारीख ने खुद को दोहराया तो गोरे बुरी तरह मुश्तइल हो गए। वो जान गए थे कि काली आंधी को किसी भी हाल में रोकना अब जरूरी होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। क्रिकेट का जिक्र सच के सफर में इसलिए आया कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की हाल ही में खत्म होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान माइकल होल्डिंग का इंटरव्यू सुनने का इत्तेफाक हुआ। इस इंटरव्यू के दौरान वो नस्ली इम्तियाज की लानत का जिक्र करते हुए अचानक फट पड़े। दुनिया ने 6 फुट 3.5 इंच के उस 66 साल बूढ़े को टेलीविजन पर लाइव आपदीदा देखा, जिसकी बॉलिंग इतनी खतरनाक थी कि उसके हर ओवर को हरीफ सरसराती मौत यानी वेस्परिंग डेथ कहते थे। 7 टेस्ट मैचेस और 102 एक रोजा मैचों में 391 खिलाड़ियों को मैदान बदल करने वाला माइकल होल्डिंग जब नस्ली इम्तियाज से लगने वाले बाउंसर्स का जिक्र कर रहा था तो उस लम्हे उसके अंदर का नाकाबिले तस्खीर बॉलर भी बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। वो कह रहा था कि जो तारीख हमें बचपन से पढ़ाई जा रही है वो फातही ने लिखी है और मफ्तू हमेशा से फातेह के कलमी रहम करम पर। जब तक इंसानों को फातेह और मफ्तू की ऐनक से न देखने वाली तारीख नहीं लिखी और पढ़ाई जाएगी, कहीं कोई तासुब खत्म होगा और ना ही कोई बहरान हल होगा। होल्डिंग कहता है, हमें जो कुछ पढ़ाया जाता है उसके बाद लगता है गोया इस दुनिया में जो भी तरक्की या इर्तिका हुआ है वो गोरों का मरहून मिन्नत है। मसलन हमें ये तो बताया जाता है कि बल्ब एडिसन ने इजाद किया, मगर एडिसन का ये बल्ब पेपर फिलामेंट की मदद से सिर्फ चंद लम्हे ही रोशनी देकर बुझ जाता था। फिर जब लुई हार्डो डाटिमर ने कार्बन फिलामेंट बनाया तब जाके वो बल्ब एक तसलसल से रोशनी देने के काबिल हुआ। हम सब एडिसन का नाम तो जानते हैं, लेकिन लाटिमर के एहसान का किसी निसाबी किताब में जिक्र तक नहीं मिलता, महज इसलिए कि लाटिमर स्याफाम था। हकीकत भी यही है कि निसाबी किताबों के जरिए दिमाग को एक खास रुख पर और एक मखसूस अंदाज में लाशौरी सोच का आदी बना दिया गया है, जिसके सबब स्याफामों से जहानत या इजाद की तवक्को नहीं की जा सकती। हालांकि बुनियादी तौर पर यह दुनिया अपनी फितरत में ऐसी नहीं है जैसा इसे बना दिया गया है, लेकिन इससे हटकर और गोरे काले की बहस को नजरअंदाज करते हुए भी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे जहनों में इल्म के नाम पर जो ठोसा जा रहा है वो या तो फातहीन की दीन है या फिर अक्सरियती ग्रोह की अददी ताकत ने अपना एजेंडा और तारीखी तशरीह क़याम पाकिस्तान से ही हमारी नसों में इंजेक्ट करने का मकरूह फेल शुरू कर रखा है। यूँ हमारी जिबिल्ली गैर जानिबदारी बहुत महारत से अगवा की जा चुकी है। मिसाल के तौर पर जब आर्या फातहीन हिंदुस्तान में आए तो द्राविड़ों की अजीमुल शान हड़प्पा तहजीब को गैर मुहज्जब शूदर करार देकर तासब के इल्मी जुज़दान में लपेटते हुए न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर इस तरह कुचला गया कि द्राविड़ अददी अक्सरियत होने के बावजूद खुद को बेऔकात और नीम इंसानी अक़लियत समझने पर मजबूर हो गए। लेकिन जब इसी जनूबी एशिया पर यके बाद दीगरे अरब, ईरान और वस्ती एशिया से मुसलमान जलगार हुई तो नई फातेह अशराफिया की तश्कील 9 में पहला दर्जा दर अंदाजी करने वाले मुसलमान शमशीर जनों और उनके हमरा या बाद में आने वाले उलमा को मिला। दूसरा दर्जा मकामी तौर पर मुसलमान होने वाली जातों को अता हुआ। ब्राह्मण और राजपूत अशराफिया से मामला फहमी करके बाकी हिंदू तबकात को तीसरे दर्जे में रखा गया। कवानीन भी इसी दर्जाबंदी को मुस्तहकम रखने के लिए बनाए गए और इंसाफ भी तबकाती अंदाज में बांटा गया। फिर धीरे धीरे ये मादी और नफ्सियाती बंदोबस्त हमारे डीएनए का हिस्सा बनता चला गया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जदीद फौजी ताकत होने के बावजूद अपनी अददी कमजोरी को पहले से मौजूद अशराफिया को साथ मिलाकर दूर कर लिया और बाकी निजाम जूं का तूं रख के चलाने की कामयाब कोशिश की। इस दौरान अपनी निसाब साजी और कुव्वत नाफिजा के जरिए जनूबी एशियाइयों के दिलो दिमाग में वही बात डाल दी जिसकी जानिब माइकल होल्डिंग ने इशारा किया, यानी जदीद दुनिया में जो भी खूबियां हैं वो मगरबी तरक्की और मयारी गोरे जहन की बदौलत है, और जो भी मादी व जहनी पसमानदगी है उसकी जिम्मेदार गैर सफेद फाम और गैर मुहज्जब अक़वाम की जहनी साख्त और तौर तरीके हैं।
تقسیم ہند کے بعد اس غلام پسند اور غلام ساز سوچ میں بس اتنی تبدیلی آئی کہ پاکستانی نصاب کے مطابق برصغیر میں جو کچھ بھی تہذیبی رچاؤ ہے وہ اسلام کی روشنی اور مسلمانوں کے طرز حکمرانی کا مرہون منت ہے، اور جو بھی تہذیبی کالک ہے اس کا ذمہ دار ہندوؤں کا ذات پات اور ہٹ دھرم والا نظام ہے۔ پاکستانی نصاب پر یقین کر لیا جائے تو پچھلے 800 برس میں بالخصوص سیاست، عسکریت اور علمیت سمیت کسی شعبے میں کوئی ایسا بڑا غیر مسلم نام برصغیر میں نہیں گزرا جو اسی دور میں جنم لینے والی عظیم مسلمان شخصیات کا ہم پلہ ہو، جبکہ سرحد پار بھارتی بچوں کو یہ بتلایا اور سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان لٹیروں سے پہلے کا دور ہندو تہذیب کا سنہرا دور تھا۔ یہ دور بیرونی حملہ آوروں نے ملیا میٹ کر دیا۔ اگر وہ سنہری دور واپس لانا ہے تو ان گھسپیٹھیوں سے بھارت کو یا تو پاک کرنا ہوگا یا پھر ان کو ان کی اوقات میں رکھنا ہوگا۔ جے بجرنگ بلی۔ مائیکل ہولڈنگ نے تعصبات کے جالے صاف کرنے کے لیے فاتح اور مفتوح کی اصطلاحات سے نجات پانے کا جو نسخہ پیش کیا ہے وہ ہماری یا آپ کی زندگی میں تو مؤثر دکھائی نہیں دے رہا۔ آگے کیا ہو یہ کہنا ہمارے لیے تو ممکن نہیں۔ چلتے چلتے پھر ایک معصوم سا سوال ذہن میں در آیا ہے کہ اگر کیا میں پاکستان سے 9 برس پہلے انتقال کرنے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سیالکوٹ کی بجائے امرتسر میں پیدا ہوتے اور غالب اور میر کی دلی میں دفن ہوتے تو کیا تب بھی پاکستان کے قومی شاعر ہوتے؟ دوستو، اگر آپ کو سچ کا سفر کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں سچ کا سفر کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔